नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार वन रैंक वन पेंशन के उलझे हुए मसले का जल्द ही हल निकालेगी, क्योंकि रिटायर्ड फौजियों का हित उनके लिए विश्वास और देशभक्ति का मसला है। पीएम मोदी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि जब बीजेपी को वन रैंक वन पेंशन लागू करना ही नहीं था तो फिर चुनाव के दौरान मोदी ने वादा क्यों किया था। अपने दर्शकों को बता दें कि 1980 के दशक में वन रैंक वन पेंशन को लेकर मुहिम शुरू हुई थी। 2009 में तो कई फौजियों ने भूख हड़ताल करते हुए राष्ट्रपति को हजारों मेडल वापस कर दिए थे। यही नहीं, सरकारों के लचर रुख से नाराज 1.5 लाख पूर्व फौजियों ने अपने खून से दस्तखत वाला ज्ञापन भी तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सौंपा था। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारों ने सेना के साथ सियासत की है? 40 साल से वन रैंक वन पेंशन को किसने उलझाया? क्या वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को सुलझा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दर्द उन सभी लाखों पूर्व सैनिकों का है जिन्होंने अपने जीवन के तमाम साल देश की सुरक्षा में लगा दिए। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए सैनिकों के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश तो की, लेकिन सवाल ये है कि क्या महज दर्द बांटने और दर्द महसूस करने भर से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सुलझ जाएगा? कि राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग 40 साल तक आपके साथ खेल खेलते रहे हैं। मुझे वो मार्ग मंजूर नहीं है और न ही मैं ऐसी कोई कदम उठाना चाहता हूं जो समस्याओं को जटिल बना दे। आप मुझ पे भरोसा रखिए। बाकी जिनको बातें उछालनी होगी, विवाद करने होंगे, अपनी राजनीति करनी होगी, उनको मुबारक। मुझे देश के लिए जीने मरने वालों के लिए जो कर सकता हूं करना, यही मेरे इरादे हैं। सवाल तो ये है कि एक साल में वन रैंक वन पेंशन का क्या हुआ? जो वादा चुनावी घोषणा पत्र में प्राथमिकता थी, अब वो मुद्दा जटिल कैसे हो गया? क्या पहले से आप इसकी जटिलता से परिचित नहीं थे? अगर परिचित थे तो आपने पूर्व सैनिकों से झूठा वादा क्यों किया? मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्व स्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता बार बार दोहराई, लेकिन विपक्ष को मोदी के मन की बात पर यकीन नहीं है। सवाल कई हैं, उन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और बात फौजियों की है। इसके बावजूद क्या हम इतने संवेदनहीन हो चले हैं? उनकी समस्या की तरफ पॉलिटिकल क्लास ध्यान नहीं दे रहा है? तमाम सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जरा सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनावी भाषण जब दिया करते थे और खास तौर पर चुनावी भाषणों की जब उन्होंने शुरुआत हरियाणा से की थी, रेवाड़ी में जब पहुंचे थे, किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी, उस भाषण का एक छोटा सा अंश सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है? मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है, उसका व्हाइट पेपर घोषित करें। तो नरेंद्र मोदी तब मांग किया करते थे, अब सरकार में है। सवाल यह कि अब करने का वक्त है, उन्होंने क्यों नहीं किया? अब तक साल भर गुजर गए। बातचीत करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की सीनियर लीडर, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीर चक्र विजेता हैं आप। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे, आपने मोदी साहब का वो भाषण सुना जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और जब उन्होंने रैलियों की शुरुआत की थी लोकसभा चुनाव से पहले, वो पहला भाषण था, तो क्या हम माने कि जो पहला वादा था आपका वही आप भूल गए? देखिए अखिलेश जी, अभी थोड़ी देर पहले किसी एक चैनल में हम
तीनों लोग साथ में थे और बहुत ही हृदयस्पर्शी वहां विषय बना जब कर्नल कौल साहब ने अपने मेडल्स भी छोड़ दिए और कर्नल कौल साहब ने अपनी आंख की पट्टी भी वहां निकाल के रख दी। मैं पहले उनको नमस्कार करूंगा और मैंने वहां भी कहा था, यह दोहराऊंगा कि कम से कम इनके प्रेजेंस में और तमाम जो बड़े हैं उनके प्रेजेंस में आज मैं राजनीति नहीं कर सकता हूं। हाँ, मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले ये प्रॉमिस किया था और मोदी जी ने आज भी ये कहा है कि आप विश्वास रखिए, मैं इस वादा को पूरा करूंगा। मुझे अपने प्रधानमंत्री के इस बात पे विश्वास है और मुझे लगता है एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कर्नल साहब को भी मोदी जी के बात पे विश्वास है। 40 वर्षों तक जिस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन को लेकर हमने उलटफेर देखा था, मुझे लगता है मैं हाथ जोड़ के ही संबित पात्रा जी 40 साल की जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं हिसाब लूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता है, उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन जरा ये बताइए कि जब चुनाव के दौरान आप लोग वादे कर रहे थे धनाधन, तो क्या उस वक्त जटिलताओं का एहसास नहीं होता था? क्या सिर्फ उस दौरान चूंकि आपको वोट चाहिए थे इसलिए आप पिटारे से दनादन वो सारे वादे निकाले जा रहे थे? अखिलेश जी, मुझे लगता है जब इतना महत्वपूर्ण और इतनी संजीदगी पे हम डिस्कशन कर रहे हो तो दनादन पिटारे से बात निकालने वाली बात, ऐसे शब्दों का चयन भी हमें नहीं करना चाहिए। संबित पात्रा जी, संवेदनशील विषय है और उसमें साल भर आप मुझे ऐसा लगा सिर्फ सोचने में, और अब आपको एहसास हो रहा है कि बहुत सारी जटिलताएं हैं, तो पहले क्यों नहीं एहसास था? सवाल तो मेरा ये है। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मगर चूंकि मैंने कहा ना एक बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं बिना राजनीति का रंग देते हुए, किसी पे आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए, मैं इतना ही सीना ठोक के कहूंगा, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास है। 40 वर्षों, चलिए ठीक है, उस विश्वास का हवाला देते हुए जरा मुझे एक समय सीमा बता दीजिए। इंतजार संबित पात्रा जी, चलिए एक समय सीमा बता दीजिए। तमाम जो लाखों फौजी इस वक्त आपको देख रहे होंगे, जरा उनको बताइए कब तक लागू कर दीजिएगा वन रैंक वन पेंशन? देखिए अखिलेश जी, जब समय सीमा प्रधानमंत्री ने नहीं बांधा है, यही तो दिक्कत है ना सर, जो समय सीमा बांध दूं, यही दिक्कत है। संबित पात्रा जी, पूरी सुन लीजिए, इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। ये दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत है कि कुछ लोगों ने मन बनाया हुआ है कि मोदी जी को किसी भी प्रकार से कटघरे में खड़े करके उन पे कोड़े बरसाने हैं, और वो किया जा रहा है। मगर जितना भी कोशिश कर लीजिए, मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि आप कोड़े बरसाते रहिए, ये व्यक्ति काम करेंगे, क्योंकि अभी तक जो वादे उन्होंने अपने जीवन में किए हैं उसे उन्होंने पूरा किया है। और कर्नल साहब प्लीज विश्वास रखिए, मैं जानता हूं बहुत पीड़ा का विषय है, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, और इस विषय पे मैं राहुल गांधी जी के विषय में बोलूंगा। मैं प्रियंका चतुर्वेदी से जवाब लेता हूं, एक मिनट। संबित पात्रा जी, आपकी बात मैं समझ गया, हालांकि आप थोड़े आहत ज्यादा आज दिख रहे हैं, हो सकता है आपको इस बात का मलाल हो रहा हो कि क्यों नहीं हम लोग लागू कर पाए हैं अब तक। वादे आपने दनादन जो किए थे ना, पिटारे शब्द पर जब आपको आपत्ति थी, मैं गिनवाऊंगा उस पिटारे में क्या क्या वादे थे, आगे हम उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी, जरा मुझे ये बताइए, क्या आपको कहीं से भी कोई नैतिक हक है कि ये सवाल आप बीजेपी से पूछें? नहीं, हमें बिल्कुल हक है, अधिकार है, और क्योंकि हम ऑपोजिशन पार्टी हैं। कैसे है? जब आप नहीं कर पाए इन 40 सालों में, करने की कोशिश, इन 40 सालों में 8 साल की एनडीए की सरकार छोड़ दीजिए, तो 32 साल में आप नहीं कर पाई, तो किस हक से आप बीजेपी से ये सवाल पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ। आपने वो 5 साल एनडीए सरकार का पूछा। मैं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी जो इतनी ईमानदारी से बात कर रहे थे, वो अपनी ईमानदारी तब इलेक्शन रैलीज के समय जब वन रैंक वन पेंशन प्रॉमिस कर रहे थे रेवाड़ी से, हरियाणा से, और हरियाणा चुनाव के समय पे भी उन्होंने कहा था कि लागू कर दिया है। सियाचिन जाकर उन्होंने आर्मी जवानों को प्रॉमिस कर दिया था कि वन रैंक वन पेंशन का लागू हो चुका है। ये अगर ईमानदारी तब प्रियंका चतुर्वेदी जी रहता। दूसरी प्रियंका चतुर्वेदी जी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, हमने आपको याद होगा लाल किले के प्राचीर से वादा उन्होंने किया था। अखिलेश जी, हमने वादा किया था, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की थी। लास्ट ईयर हमारी सरकार के समय पे हमने उसके लिए बजट एलोकेशन भी किया था, और जिस तरीके से अंतरिम बजट में प्रावधान किया था आपने जब सरकार से आप जा रही थी, दौरान जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें की थी, उन्होंने टाइमलाइन तक दे दिया था कि उनके आते ही वो वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे। सियाचिन में जाकर उन्होंने झूठे वादे झूठे वादे नहीं, उन्होंने झूठे स्टेटमेंट दिए कि उन्होंने कर दिया है, क्लियर हो गया है, लागू हो जाएगा। उन्होंने हरियाणा के इलेक्शंस में भी यही बात कही। तो मैं कहूंगी कि सवाल उन पे उठ खड़ा होता है कि आज आकर उनको दिक्कतों का आप विपक्ष में हैं, आप सवाल आप खड़े कर सकती हैं जाहिर तौर पर, लेकिन सवाल आपको लेकर भी और बहुत ज्यादा सवाल है कांग्रेस से। एक मिनट में आप रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब को अब इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। बख्शी साहब, आता हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ यहाँ अनिल कौल साहब हैं और अपने दर्शकों को बता दें, अनिल कौल साहब जैसे हजारों ऐसे हमारे फौजी हैं
जो बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं जब वो सीमाओं पर लड़ते हैं या कहीं और किसी अभियान में भेजा जाता है। आपने भी बहुत बड़ी कीमत सर चुकाई है, कोई भी किसी तरह से उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन क्या माने कि हमारी सरकारें बिल्कुल फौजियों को लेकर संजीदा नहीं है? अखिलेश, इसके दो वजूहत हैं और उसके पहले सर मेरी गुजारिश है आपसे, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें ये पता चले आपको जो चोट लगी थी, आप जिस तरीके से घायल हुए थे, जख्मी हुए थे। श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में गया था मैं, और वहां पे एलटीटी के खिलाफ लड़े थे हम लोग, और मेरे टैंक पे आरपीजी जिसे कहते हैं रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का वार हुआ था, और उस वार से ये पूरा बाहर आ गया था और ये हाथ का ये हशर हो गया था। 18 घंटे तक मैं टैंक पे रहा, कोई दवाई दारू नहीं थी, और उसी दौरान जो हमारे 250 के करीब सैनिक फंसे हुए थे उनको मैं बाकी दस्तों के साथ मदद के साथ उनको बाहर निकाल के लाया था। उस छोटे से एक्शन के लिए माननीय राष्ट्रपति साहब ने मुझे वीर चक्र से सम्मानित किया था। इस हालत में जो आप देख रहे हैं, मैं उसके बाद 3 और अभियान ऑपरेशन में गया हूं। अच्छा, पहले J&K में काउंटर इंसर्जेंसी में इसी हालत में, फिर नॉर्थ ईस्ट में, और आखिर में मैं रिटायर होने से पहले 3 साल पहले जब ऑप पराक्रम हुआ था तो ऑप पराक्रम में भी मैं शामिल हुआ था। 1 साल तक इस हालत में मैं रेगिस्तान में पूरा 1 साल कटा है। और कईयों की जान भी जाती है सर, कई फौजियों की। बहुत मेरे साथ श्रीलंका में बहुत लोग खत्म हुए, J&K में तो चल ही रहा है, आज भी तंगधार में एक एक्शन चल रहा है, बहुत तगड़ा एक्शन चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की भी बात, मतलब कहानी है तो इसमें कोई कमी नहीं है। मेरे से आपने सवाल पूछा कि क्यों ऐसी, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो पब्लिक है उसका फौज से बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि कोई उनके साथ आना जाना बहुत कम है, बहुत दूर रहते हैं, और साथ में फौज तब नजर आती है जबकि कोई लड़ाई होती है या फिर कोई आपदा आती है। लेकिन सर हमें यह पता होता है कि अगर हम महफूज हैं घरों में तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग वहां हैं सरहद पर। मैं मानता हूं आपकी बात, आप एटलीस्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अगर मुद्दे खड़े करते हैं, मुद्दे खड़े करने के, अभी पिछले प्रोग्राम में संवित साहब ने कहा था मैं टेक्निकल डिबेट की तरफ जाना चाहता हूं। इसमें आप ये 1 रैंक 1 पेंशन एक इमोशनल डिबेट नहीं है, ये एक टेक्निकल डिबेट है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं 35 साल पे रिटायर हो रहा हूं तो मेरा आप मुआवजा दे रहे हैं कि आप 60 साल तक मेरे को नहीं क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आर्मी यंग रहे। बिल्कुल, देयरफॉर। और दूसरे जो अभी कल एक बयान आया है डीजी सीआरपीएफ का, अब उनकी और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल फर्क है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, और वो आंकड़े हैं कि जो इनके अलाउंसेज और हमारे अलाउंसेज में कितना फर्क है। जी, 2-3 की बात करता हूं मैं। पैरा अलाउंस स्पेशल फोर्सेस के लिए हमारे को 1200 रुपए महीना मिलता है, इनको 7200 रुपए मिलता है। जी, डिसेबल्ड एम्प्लॉय जैसे हम हैं, अब मेरे को रिटेन कर लिया गया। डिसेबिलिटी जो लड़ाई में होती है उनको अगर काम करने लायक है तो रख लिया जाता है, नहीं तो घर भेज दिया जाता है। इनके यहां 60 साल तक गवर्नमेंट इज वचनबद्ध, इनको नहीं निकाल सकते। कश्मीर नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमको एचआरए नहीं मिलता है, इनको डबल एचआरए मिलता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इसमें, और इसके साथ और भी बहुत कुछ है। और साथ में इनके जो अफसर साहिबान है, मैंने अर्ज किया था संवित साहब से, उनने अपने आप को 2006 पे कमीशन के बाद NFFU ले लिया था। अब चाहे वो सुपरिंटेंडेंट पुलिस हो, चाहे वो IG हो, उसको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, और 1 रैंक 1 पेंशन अपने आप को दे दिया। तो हमारे साथ क्यों भाई, हमारे साथ क्यों नहीं? मैं इसका जवाब लेता हूं, संबित पात्रा जी से जवाब लेता हूं, चूंकि बख्शी साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनके पास में जाऊंगा। लेकिन इसके पहले संबित पात्रा जी, किन मुश्किल हालात में हमारे ये फौजी काम करते हैं, किस तरह की दिक्कतें होती हैं? आपने सुना, यहां पर हमारे साथ अनिल कौल साहब भी हैं।
और आप लोग कह रहे हैं कि तमाम जटिलताएं हैं, उस पर अभी काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कौल साहब कि ये सब क्यों हुआ है। जिस अभी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स का कोई व्यक्ति किसी भी रैंक पे क्यों न रिटायर हो, उसे पेंशन जॉइंट सेक्रेटरी का ही मिलता है। मगर ये हमारे समय ये निर्णय नहीं लिया गया, ये समय कांग्रेस के समय लिया गया है ये निर्णय। और उस समय क्यों नहीं 1 रैंक 1 पेंशन किया गया, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जब मैंने पूरे डिटेल्स को देखा तो ये पाया कि कांग्रेस ने कहा कि अगर 1 रैंक 1 पेंशन हम आर्मी को देंगे तो जनरल पब्लिक भी डिमांड करेगी। मगर हमारे इस सरकार ने इसे मिलिट्री पेंशन कह के पूरे सिस्टम को अलग कर दिया सिविलियन से। एक बहुत बड़ी कदम है और बिल्कुल सही है, बहुत सारे इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। आज मोदी जी ने खुद कहा है कि इन सारे टेक्निकलिटीज को समाप्त करके जल्द से जल्द पेंशन लागू हो, इसके लिए हम नहीं, संवेद टेक्निकलिटीज इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है। नो टेक्निकलिटीज, सब कुछ वर्कआउट हो गया है। टू द लास्ट पेनी हैज बीन वर्कड आउट। प्लीज, ये पहले भी वर्कआउट हो चुका था कांग्रेस के टाइम में और ये अभी फिर तीनों सर्विसेज की पे सेल ने अप्रैल 2014 में अब ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर निकाल दिया था। अब ऐसे में तो एक सवाल खड़ा होगा, जनरल बख्शी हमारे साथ हैं। सर, ऐसा तो नहीं कि जो अभी सरकार की पॉलिसी है, ऐसा लगता है कि नॉट एक्ट ओनली टॉक की पॉलिसी पे चल रहे हैं? देखिए, मेरा समझना यह है कि जो नौकरशाही है वो सबसे बड़ा अड़चन है इसके अंदर। अभी तक वही अपनी हील्स डिग कर रहे हैं। सरकार, जो भी सरकार आती है उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बहुत सिंसियरली इस पे काम किया है और अब मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो इसको तवज्जो दे रहे हैं। ये उनका सार्वजनिक बयान है, सारी दुनिया के सामने बयान है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने बयान पे बिल्कुल क्रेडिबिलिटी के लिए खरे साबित होना चाहेंगे। मैं समझता हूं ये चीज अपने आखिरी स्टेजेस में पहुंच गई है। मेरा सिर्फ यही कहना है, यू हैव टू गिव इट, प्लीज गिव इट विद ग्रेस। आप अपने सिपाहियों को तो एक चीज बताइए मुझे बख्शी साहब, मौजूदा सरकार में आपका भरोसा है, साल भर हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी साहब इसको लागू करेंगे, तो क्या माना जाए फिर आपके मुताबिक? मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पिछली जो सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार थी, वो संजीदा नहीं थी इस मसले को लेकर? देखिए साहब, उस सरकार ने तो 40 साल हमको लटकाया। जो हम भुगते हैं, मैं आपको बता रहा हूं साहब, 40 साल ये चीज नहीं आई। कहां 1983 में ये मामला शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हमारी जो पेंशन्स थी, हमको ऑफिसर्स को मिलती थी 1973 में जो है 50% लास्ट पे ड्रॉन। जेसीओस जवानों को मिलती थी 70% लास्ट पे ड्रॉन। ये 1971 में हमने लड़ाई जीती, 1973 में हमारी पेंशन घटा के जो है ये सिविलियन पेंशन के रेट पे ले आई। सिविलियन पेंशन 33% से ऊपर बढ़ाकर 50 पे ले आई गई जी, और हमारे जवानों का खासकर जो है नुकसान किया गया। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लड़ाई जीत गए। अरे साहब, तभी तो परेशान हम लोगों ने कहा था कि हम मोदी सरकार को वोट देंगे ताकि मोदी सरकार आएगी और जो उन्होंने वायदा किया है उस पर वो करेगी, अमल करेगी। तो अब एक साल हो गया है, इसीलिए लोग थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए विद ग्रेस। बिल्कुल। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप लोगों के पास जब मौका था आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अब आप बीजेपी से सवाल पूछ रही हैं, मोदी साहब से सवाल पूछ रही हैं। देखिए आनंद जी, जनरल जीडी बख्शी से मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूंगी, ना ही मैं कर्नल कौल से करना चाहूंगी। वो अभी इस मुद्दे को लेकर इमोशनल हैं, पर मैं अपनी पार्टी का पक्ष पेश कर सकती हूँ। इमोशनल क्यों ना हो? प्रियंका जी, एक मिनट प्लीज अलाउ अखिलेश जी, मेरा सुन लीजिए, सवाल सुनिए। प्रियंका, आपका जो तर्क है ना, लॉजिक वो गले से नहीं उतरता है। आप कह रही हैं कि इमोशनल है इसलिए आप बात नहीं करेंगी उनसे। इमोशनल क्यों ना हो? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं इमोशनल हो? किसी के घर का खर्च नहीं चल रहा है। अखिलेश जी, मैंने आपसे अखिलेश जी, ना ही मैंने उनके इमोशनल होने पे सवाल उठाया, ना ही मैं इसको क्वेश्चन भी करूंगी। मैं बिल्कुल उनकी बातों को समझ रही हूँ, उनकी पीड़ा समझ में आ रही है और मैंने ये कहा
कि मैं इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती हूं। उनके पेन पॉइंट्स होंगे 40 साल के कार्यकाल में, उनको लगता है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, उनको काफी कुछ लगता है, पर मैं लगता नहीं है नहीं कि आपकी सरकार ने, स्वीकार कर लीजिए। 10 सालों में भी हमने 3 बार, प्लीज मुझे अखिलेश जी, मुझे बात कंप्लीट करने का समय दीजिए और आप सुनने का धैर्य रखिए। बोलिए पिछले 10 साल में 3 बार हमारी पार्टी ने पे कमीशन के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के में पे कमीशन के अंतर्गत 3 बार पेंशन बढ़ाई थी। बात रही थी 1 रैंक 1 पेंशन की, और ये कर्नल कौल भी जानते होंगे और जनरल जीडी बख्शी भी समझते होंगे कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स भी थे जो इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए, और उन्होंने लीगल दिक्कतें बताई थी, फाइनेंशियल दिक्कतें बताई थी और काफी सारी दिक्कतें बताई थी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे अंत के कार्यकाल में हमने 1 रैंक 1 पेंशन को इंट्रोड्यूस किया, हमने उसके लिए बजट एलोकेट किया, उसके बाद हमने हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट सुने, बातें सुनी। मैंने आपको सियाचिन की भी बात की कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सियाचिन में जाकर क्या बात कही। मैंने आपको ये भी बताया हरियाणा के चुनाव के समय पे उन्होंने क्या कमिटमेंट दिया, क्या बताया उन्होंने। ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद है प्रियंका, लेकिन आप किस तरीके से, अगर मुताबिक जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लाल किले के प्रचार से प्राचीन से जब उन्होंने इसी पर अपना वादा किया था, वो आप भूल जाती है। अनिल जी, क्या इतनी दिक्कत थी लागू करने में? अखिलेश, मुझे अफसोस है कि चुनकर बोलने बार बार चुनकर ला रही थी। एक मिनट सुन लीजिए, अपनी सत्ता नहीं बना रहे थे। हाँ सर। प्रियंका जी, ये कांग्रेस बीजेपी की बात छोड़े, 2006 में जो 6th पे कमीशन आया था, जिसकी आप बात कर रही हैं कि 3 बारी आपने बढ़ा दिए थे, वो बढ़ाई नहीं थी, वो उनकी एनोमलीज थी। उन्होंने गलत कैलकुलेशन किया था और आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गड़बड़ करी थी, सीजीडीए ने गड़बड़ करी थी। जब नेवल चीफ ने मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे पे कमीशन का अवार्ड, तब आप हिले थे। और आज की तारीख में मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी प्लीज लिसन टू मी, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद पूरे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पूरी एनोमलीज पेंशन की सेट की गई थी, और ये फैसला हुआ था कि 1 जनवरी 2006 से दी जाएगी, और ये दी है आपकी गवर्नमेंट ने सितंबर 2012 से। और संबित सर, अभी तक सिर्फ सिविलियंस को भी ये मिल चुका है, फौजियों को ये भी नहीं मिला है, विडोज को ये भी नहीं मिला है, बहुत अफसोस की डिसेबल्ड को ये भी नहीं मिला है। और मैडम चतुर्वेदी, पिछले 10 साल में आप अपने एंथनी साहब से पूछ लीजिए, उनके अंडर काम करता हुआ DESW, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, कितने केस दर्ज किए हैं हम जैसे इनवैलिड फौजियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। जस्ट डू अ स्पॉट चेक। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप खड़े कर रहे हैं सर। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कुछ जटिलताएं हैं, तो संबित पात्रा जी से मेरा सवाल होगा कि वो फौजी जो जान की बाजी लगाते हैं सरहदों पर हमें सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें थोड़ी बहुत अगर हम सुविधा देना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी जटिलता आड़े आ रही है? अगर हम और आप अपने घरों में महफूज हैं, तो इसलिए चूंकि हमारे जो जवान हैं, जो फौजी हैं, वो सरहदों पर अपने जान की बाजी लगाते हैं। सवाल यह है कि जब वो रिटायर कर जाते हैं, तो क्या उनके रिटायरमेंट के बाद ये देश उनका ख्याल नहीं रख सकता है? 1980 से लेकर अब तक, 1980 के दशक से लेकर अब तक, आखिर क्यों 1 रैंक 1 पेंशन की जो उनकी मांग है वो हम पूरी नहीं कर पाए हैं? क्या इसके लिए पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। सोचिए जरा। संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ही, और सवाल अब यह नहीं है कि आखिर आप लोगों ने अब तक 1 रैंक 1 पेंशन को लागू क्यों नहीं किया। सवाल तो यह है कि आप यह भी बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कब लागू करेंगे। क्यों सर? देखिए, हम लागू करेंगे इतना तो आश्वस्त रहिए। डेट और टाइम ये सरकार का काम होता है, पार्टी के प्रवक्ता का काम नहीं होता है कि वो डेट और टाइम बता सके, ना ही वो इन सब डिटेल्स को जानने की। वही तो मेरा सवाल है। हमें जाके सरकार मैं आपसे इसलिए सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी की इस देश में सरकार है, सरकार बता पाने की स्थिति में नहीं है, तभी तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्यों? नहीं, आप देखिए, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि 40 वर्षों तक जो एक एंड रिजल्ट तक नहीं ला पाए और उसको सरलीकरण करने का काम संबित पात्रा जी, इस देश ने आपको इसीलिए तो चुना ना, क्योंकि कांग्रेस से लोग नाराज थे। ये तो आप मानते हैं, कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराजगी थी, तभी तो आप लोगों पर भरोसा जताया गया। नई सरकार आ गई है, तो आपसे क्यों ना सवाल पूछा जाए?
एक व्हाइट पेपर बिल्कुल पूछना चाहिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना चाहिए और मैं जवाब भी दे रहा हूं। स्वाभाविक रूप से 60 वर्षों तक देश का जो हाल किया गया, हर क्षेत्र में कुछ तो समय लगेगा किसी भी चीज को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए, इतना तो हम समझ सकते हैं ना। अगर 60 वर्षों में हम ये जान नहीं पाए कि संबित पात्रा, संबित और सर, 1 साल में सब कुछ कर अनिल कौल साहब, मिस्टर पात्रा, दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर. It has got nothing to do with the Congress. It has nothing to do. It is, Samvit sir, you know it, I know it, we all know it. There are 3 issues in one rank, one pension में 3 इशू है. एक है कि देंगे, वो आपने फैसला कर लिया है कि देंगे. दूसरा है कब से देंगे, वो भी फैसला हो गया, 1 अप्रैल 2014 से देंगे. तीसरी बात है उसके लिए पैसे आपने बजट में रखे नहीं रखे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे. कितने देने हैं वो पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है. तो फिर इसमें क्या रह गया है, मेरे समझ नहीं आ रहा है. एक आदेश क्या रह गया है? दो ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर है, वो 26 अप्रैल में डेट भी दे रहा हूं आपको, 26 अप्रैल 2014 से तैयार होकर रखा हुआ है. उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है. तो फिर क्या वजह नहीं आ रहा है? इसकी वजह एक ही है कि मिस्टर जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सलाहकार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अमाउंट है उसको कम किया जाए ताकि आपकी गवर्नमेंट 2,500-3 हजार करोड़ रुपए बचा ले. संबित पात्रा जी, क्या ये वजह है? देखिए इतनी डिटेल तक सरकार कौन सी फाइल कहां जा रही है, किस दिन पास हुआ, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है साधारणतः. और पार्टी के एक छोटे से प्रवक्ता के नाते तो मैं खास करके इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मुझे मालूम हो ये तो संभव ही नहीं हो सकता है. मैं अपने प्रधानमंत्री के नियत को साफ देख सकता हूं और वो नियत है कि किसी भी कीमत पे 1 रैंक 1 पेंशन हमें लागू करना है. उन्होंने प्रतिज्ञा की है और मैं जानता हूं कि ये काम हम करेंगे. चलिए, आप बार बार नियत का ही हवाला दे रहे हैं, इसका मतलब कि प्रियंका जी फिर तो आप लोगों की नियत भी नहीं थी लागू करने की. नहीं, मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, पर बस मैं एक स्टेटमेंट आया था डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से 9 अप्रैल को, जहां पे उन्होंने कहा था कुछ ही दिनों में वो 1 रैंक 1 पेंशन रोल आउट कर देंगे. जो भी दिक्कतें हैं उन्होंने सॉल्व कर ली हैं. और अभी 2 दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है. बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम कर रहे हैं और जब हमारी सरकार थी उसमें कांग्रेस को ब्लेम डाल रहे हैं. मैं कहूंगी कि अगर हमने दृढ़ निश्चय बनाया, भले ही हमारे कार्यकाल के अंत में बनाया हो कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना है, फिर उसका राजनीतिकरण बखूबी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया और अभी तक करते आए हैं. तो ऐसा क्या विफलता है उनकी कि अब आकर कहते हैं कि उसमें दिक्कतें हैं? अगर आपको ये दिक्कतें समझ में नहीं आई थी इलेक्शन रैली 14 महीने पहले, ऐसी क्या दिक्कतें 14 महीने बाद आ गई जहां डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे अब आप दोष डाल रहे हैं. तो अभी देश की जनता को, आर्मी वालों को, एक सर्विस, आपका इशारा चूंकि प्रियंका जनरल बख्शी की तरफ था. संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जनरल बख्शी की तरफ इशारा था प्रियंका चतुर्वेदी जी का. जनरल बख्शी, आपने कहा कि नौकरशाहों को आप इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, अभी जो लागू नहीं हो पा रहा है ये योजना, इसलिए. तो प्रियंका चतुर्वेदी का ये कहना है कि उनके दौरान जब वो लोग सरकार में थे, फिर तो इसके लिए कांग्रेस कैसे गुनहगार, पार्टी कैसे गुनहगार? देखिए साहब, नौकरशाहों को 40 वर्ष में आप लाइन पर नहीं ला सके. हमारे जब क्या कहते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब वहां पे डिफेंस मिनिस्टर थे, तो एक सियाचिन में स्नो स्कूटर्स नहीं पहुंच रहे थे. उन्होंने वापस आकर जो ब्यूरोक्रेट जो उसमें अड़ंगे लगा रहे थे, उनको एक सियाचिन का चक्कर लगवा दिया और सब स्नो स्कूटर हमको मिल गए. तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल विल, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, वहां पे आती है, लेकिन उसको 40 साल लगे ओवरकम करने के लिए. इट इज नॉट द सेम थिंग एज 14 months एंड और दूसरी चीज जनरल बख्शी को बता दूं कि 40 साल में हमारी सरकार को देश की जनता ने चुना है. हमने खुद अपने आप को देश पे नहीं थोपा है, हमें सरकार, देश की जनता चुनकर बार बार लाई है. और देश की जनता ने ही आपको बाहर निकाला है. सर, देश की जनता ने हमें निकाला. देश की जनता ने ही आपको बाहर निकाला है. भले ही निकाला हो, पर अब आप ये भी देख रहे हैं इसी मुद्दों पे निकाला है. 1 साल में जिन वादों पे ये इस सरकार को चुनकर लाई है, जिस सरकार को चुनकर लाई है, उन्होंने भी इस काम में विफल रहे हैं. जनरल बख्शी जी, आता हूं सर आपके पास. संबित बोलिए.
अखिलेश, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप देखिए 60 वर्षों तक राज करने के बाद किसानों को लूटा, ब्लैक मनी प्रोड्यूस किया, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, और अभी प्रियंका जी कह रही हैं 50 दिनों में ब्लैक मनी लाओ, 100 दिनों में किसानों के लिए सब कुछ ठीक कर दो। तो ये आप ही ने कहा था ना संबित पात्रा जी, देखिए आप ही लोगों ने कहा था ना कि ब्लैक मनी लाएंगे, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाएंगे, बाद में जुमला हो गया। अखिलेश जी, आपको भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, आपको भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। जो कहा जाता है वो पूरे कार्यकाल के लिए कहा जाता है। नहीं, डेडलाइन दी थी सर आपने समय अवधि तक तय कर दिया था, 100 दिन में ब्लैक मनी लाएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में पहुंचेंगे, बाद में वो जुमला हो गया। इसी तरीके से बीजेपी के जो कोर इशू थे उसमें भी आप लोगों ने बाद में अंगा लगाते हुए कह दिया कि उसके लिए 370 सीटें चाहिए। वो लोग सुविधा के मुताबिक अब अपने वादों को लागू करेंगे ना करें उसके लिए तर्क कर रहे हैं। जो लोग देश को लूट चुके थे, जो लोग देश को बेच चुके थे, वो आज इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। धिक्कार है कांग्रेस के ऊपर। धिक्कार तो किस पे है पता नहीं, लेकिन बड़ा सीधा सा सवाल है कर्नल अनिल कौल साहब और अखिलेश जी, आपने ठीक है, आप उनको धिक्कार रहे हैं, जनता ने भी शायद धिक्कारा, इसीलिए वो सत्ता से बाहर है, लेकिन नई उम्मीदों का सवेरा लाने की बात आपने कही थी सर। अनिल जी, अखिलेश, इसमें थोड़ी सी, क्योंकि हम ये पार्टी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, और संविद की बात में फिर दोहराऊंगा, टेक्निकल पॉइंट। ये 40 साल, 45 साल, 50 साल की बात छोड़ो, क्यों मुद्दे खड़े हुए और कब मुद्दे खड़े हुए? जब 6th पे कमीशन में आपके अवार्ड्स में इतना फर्क आ गया, तब जाके हल्ला मचना। तब तक फौज, डिसिप्लिन्ड फौज ने कभी चू नहीं करी, किसी ने थोड़ा बहुत चलता रहता था, ज्यादा नहीं हुआ था। बट 2006 के बाद इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने इसका मुहिम छेड़ा और इसकी एक जस्टिफिकेशन मांगी और कुछ नहीं मांगा है। इन लोगों को आपस में झगड़ा, कांग्रेस बीजेपी, इससे कोई मतलब नहीं है। और वजह उसकी ये है कि पे कमीशन में हमारी मांग शुरू से ये रही है कि देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये करने नहीं देते हैं ना कांग्रेस ना बीजेपी। आज भी मैं इसका जवाब लेता हूं, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। पहले संबित पात्रा जी इसका जवाब दीजिए, फिर इसी सवाल का जवाब मैं प्रियंका से लूंगा। वजह से मुझे लगता है कि हम लोग एक एक विषय पे, एक एक पॉइंट पे बात करें तो बेहतर होगा। संबित पात्रा जी, ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा होगा, वो सब जो नहीं हुआ था अब होगा, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी जी, ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ, बताइए। नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि हमारी जो भी दिक्कतें थी, जो भी अड़चने थी, हमारा इंटेंट था 1 रैंक 1 पेंशन लाने का, वो हमने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर राजनीति की, और अब हम देख रहे हैं जैसे काला धन पे किया, किसानों के अधिकारों पे किया, अब एक्स सर्विसमैन और एक्स आर्मी मैन के अधिकारों पे कर रहे हैं। 2014 के एंड में इंटेंट कर रहे हैं। कहां से हो, और आपने कहां लागू किया था 1 रैंक 1 पेंशन, ये बताइए। क्यों आप मिसलीड कर रही हैं? कब लागू हुआ था 1 रैंक 1 पेंशन? 500 करोड़ रुपए दिया केवल, तो आप लोगों ने किया है 14 महीने से मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन आप लोग भी इन 40 सालों में बीच में सरकार में रहे हैं, 7 साल के लिए, 1 साल फिर रह गए, फिर भी नहीं हुआ। क्या कर दिया सब में? आप बख्शी साहब, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ बख्शी साहब, आप बोलिए। कांग्रेस बीजेपी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सिर्फ करते रहेंगे। हाँ बोलिए। माफ कीजिए, बख्शी साहब देखिए, बोलिए। ये आरोप प्रत्यारोप से हटकर मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। हर प्रजातंत्र में वो जो आपकी सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं होती हैं, उनको एक अलग दर्जा दिया जाता है कि सारे प्रोफेशंस में केवल एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें जान की आहुति देनी पड़ती है, हाथ पांव कटने का अंदेशा रहता है, इसलिए उसका खास ख्याल रखा जाता है। एक जो है आपके बहुत बारी जो इसके ऊपर सिद्धांतकार हैं, उन्होंने कहा है कि एक सिविल मिलिट्री कॉवेनेंट होता है एक डेमोक्रेसी में कि तुम जहां हमें जरूरत पड़ेगी, वायु मार्ग से, समुद्र मार्ग से, थल मार्ग से हम तुम्हें भेजेंगे, अगर मरना पड़े तुम मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके बदले में हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हें कभी पीछे मुड़कर अपनी फैमिली का क्या हो रहा है ये नहीं सोचना पड़ेगा, तुम्हारे हथियार कहां से आ रहे हैं ये नहीं सोचना पड़ेगा।
भारतवर्ष के अंदर पिछले 40 सालों में ये कॉमनेंट टूटा जा रहा है। हमारी आईएएस के ये कोशिश करते जा रहे हैं कि सबसे बेहतर तनख्वाह उनकी हो और किसी को बराबरी पे आने ही ना नहीं, दिया लेकिन इस जाए। देश को आईएएस आईपीएस नौकरशाह नहीं चलाते हैं, उनके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं सर। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल क्लास इसके लिए दोषी है, पूरी तरीके से दोषी, अगर आप अपने नियमों को, अपनी नीतियों को लागू नहीं करवा पा रहे हैं। उसमें क्या शक है? हाँ, और दूसरी उसमें बात क्या यह शक है कि जो किसके पॉलिटिकल नीचे क्लास काम है, करते हैं नौकरशाह। और दूसरी बात जो ये है कि पॉलिटिकल क्लास का बैकग्राउंड जो है वो अमूमन या तो वकीलों का है या बिजनेसमैन का है। फौज का बैकग्राउंड पॉलिटिकल क्लास में नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ और मैं तो कर्नल अनिल कौल साहब ये कहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं फौजियों के लिए, तमाम तरह के जुमलों का इस्तेमाल होता है, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि हमें बजट की चिंता होने लगती है जब वन रैंक वन पेंशन की हम सोचते हैं। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? बजट तो इसके लिए ऑलरेडी, अब मैंने आपको कितना बताया कि बजट है? बजट का मामला ही नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड और पेंशन फंड में से आ रहा है। पेंशन फंड में 55 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो मैं इनको आगाह करना चाहता हूं, शायद मालूम नहीं होगा कि हर फौजी जो रिटायर होता है और बाकी भी रिटायर होते हैं, उनको रिटायरमेंट के टाइम में कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलती है। जो बाकी है वो तो इनके पास पड़ी हुई है। 15 साल तक मेरे 43% 57% ऑफ माई पेंशन इज लाइंग विद देम। चलिए संबित पात्रा जी, हालांकि आप इस बात से इनकार कर चुके हैं कि आप ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कब तक आप लोग लागू कर पाएंगे इस योजना को, लेकिन जरा मुझे ये बता दीजिए कि अभी मोदी सरकार के 1 साल हुए हैं, 1 साल बाद 2 साल हो जाएंगे, तब तक कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे या तभी नहीं? देखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो सब जो गांधी परिवार नहीं कर पाई, वो सब जो मनमोहन सिंह नहीं कर फिर पाए, आप वापस बल्कि चले देश को गए। लूट के गए, हाँ। वो काम बदलेगा और मोदी जी वो काम करके चलिए दिखाएं। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो फिर प्रियंका उस पर जवाब देना चाहेंगी। इस आपसी तू मैं और इसी राजनीति के चक्कर में तमाम तरह की दिक्कतें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने वो के लिए। देश की जनता के सामने है। वक्त नहीं है प्रियंका, नहीं तो मैं आपके अखिलेश, पास- हम तो हाँ, इतना हाँ। कहेंगे कि जितना हम दे सके थे इस देश को दे दिया। आज जो बचा कुछ आता, एक मेडल थे, एक आंख का आपने तो बचा, सर अपनी वो आंख भी की आहुति दी है, आज हाथ की आहुति दी है, और कुछ नहीं बचा। आप कह रहे हैं कि अपना मेडल भी वापस कर दिया। अब आज कुछ नहीं, और नहीं बचा है कुछ। बताइए, देश की जनता ये देख रही है और वो तय करेगी इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।